गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। अब तक हमने देखा कि डिबेंचर का जो रिडेम्पशन किया जाता है कि उसकी बेसिक एंट्री किस तरह से होती है, लेकिन अब उसके एक मेथड भी होते हैं खूब सारे करने के। तो वैसे बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरह के। तो एक इसमें एक जो सबसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है डिबेंचर सिंकिंग फंड, या जिसके बारे में ये कह दिया जाए आपसे कि डिबेंचर सिंकिंग फंड, या फिर जिसके बारे में कहा जाता है डिबेंचर सिंकिंग फंड, या यूं कह दिया जाए कि एक ऐसा मैच में डिबेंचर की फाइनेंसिंग की जाएगी। मतलब सिंपल वर्ड में मैं आपसे कह दूं कि आज मैंने डिबेंचर्स मान लो 10 लाख रुपए के इशू किए हैं। मैं कहता हूं 10 साल बाद अगर मैं अभी 10 लाख रुपए मेरे को लोन की ज़रूरत है, मैंने अपना बोरोइंग्स के जरिए डिबेंचर इशू करके पैसा अरेंज कर लिया। अब बाद में मुझे जब चुकाना पड़ेगा, मैं कहता हूँ 10 साल बाद इनको रिडीम करेंगे या 5 साल बाद इनको रिडीम किया जाएगा, मान लेते हैं। तो 5 साल बाद रिडीम करने के लिए जब मैं चुकाऊंगा तो 5 साल बाद मेरे को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए ये वाला मेथड सबसे अच्छा है कि फाइनेंसिंग जो उस समय हमारे को 10 लाख रुपए कैश रिक्वायरमेंट होगी, क्यों ना उसका अरेंजमेंट हम अभी से शुरू कर देंगे। जैसे मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मैं इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा हूँ, उसको बाद में बताऊँगा। जैसे मान लो 1 लाख रुपये मैंने पहले साल निकाले, दूसरे साल मैंने 2 लाख रुपये मैंने पहले साल निकाले, फिर दूसरे साल 2 लाख निकाले, फिर तीसरे साल 2 लाख निकाले, फिर चौथे साल 2 लाख निकाले। तो 4 साल के एंड तक मेरे पास कितने हो गए? 8 लाख। अगले साल 2 लाख रुपये मैंने कितने निकाले? 10 लाख। तो 5 साल के अंदर मेरे पास कितने हो गए टोटल? 10 लाख रुपये। अब जब भी डिबेंचर को रिडेम्पशन करना पड़ेगा तो एकदम मेरे पास 10 लाख रुपये अरेंज करने की कहीं से जरूरत नहीं है। मेरे पास इसका फंड से लिक्विडिटी मेरे पास मेंटेन होगी। अब इंटरेस्ट फैक्टर को मैंने थोड़ी देर के लिए आउट किया था, तो उसके अंदर क्या होता है, एक एन्युटी मेथड पे, या मैं कह दूँ कि मतलब प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू की, मतलब 2 लाख रुपए आज है, उसकी वैल्यू क्या है कि मतलब आज इतने रुपए निकालेगी, 5 साल बाद 2 लाख रुपए हो जाए। तो सपोज करो पहले साल इतने पैसा निकालेगा, फिर उसका कुछ इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट और प्लस फिक्स अमाउंट या जो भी डिसाइडेड होगा वो पैसा निकालेगा, उसको जमा कराएगा। ऐसे करते 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 5 साल के एंड में अपने पास मान लेते 4 साल के अंदर मेरे पास 8,10,000 रुपये का बैलेंस हो गया। अब लास्ट ईयर कितने निकाले मेरे को? 1,90। तो उस 1,90 को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्योंकि जो 8-10 है वो भी हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तो हम उसको बेच के वो 8-10 और ले लेंगे और 1,90 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर, जो 8-10 का इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसको बेचने से लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक बार देखो टेक्निकल टर्म देखते हैं, भी समझ में आ जाएगा। द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिक्वायर्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैश व्हेनेवर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर टू बी पेड। वही मैं कह रहा हूँ, जब भी पेड ऑफ, कि जब भी पैसा चुकाया जाएगा तो एक बड़ा अमाउंट की रिक्वायरमेंट आपको होगी। टू मीट दिस रिक्वायरमेंट द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स में डिसाइड at their own directions to invest money appropriate and judiciously in securities or bonds of the other business entities। कि मतलब कहीं अदर सिक्योरिटीज़ में, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, चाहे किसी और कंपनी के शेयर वेयर्स एंड सिक्योरिटीज शेयर में किसी अन्य कंपनी, कुछ भी सब वो सब उसके अंदर है, मतलब अदर इन्वेस्टमेंट हो गया आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। इन दिस सिचुएशन द फंड्स allocated or investment periodically outside of the business. For this purpose an appropriate amount may be transferred of the debenture redemption sinking fund। डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड भी कहते हैं और डिबेंचर सिंकिंग फंड भी कहते हैं। अब जब भी डिबेंचर सिंकिंग फंड होगा तो इसके लिए एक तो फंड को जो उसका क्रेडिट बैलेंस कर रहा होगा हमारे फंड के लिए, और उतना पैसा हमने आउटसाइड इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से बोलेगा वो। अब वो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा समझने की, ज़्यादा टेक्निकली समझोगे तो इसके लिए ये होता है कि भाई जितना सिंकिंग हमने फंड निकाला उतना अमाउंट हम डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जमा करा रहे, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसको वापस हम जमा करा रहे। या सिंपल वर्ड में कहते हो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट जितना बैलेंस उधर बोल रहा है उतना ही इन्वेस्टमेंट बैलेंस इधर बोल रहा होगा। तो देखिए अभी प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आएगा ये। एन एप्रोप्रिएट अमाउंट विल बी द कैलकुलेटेड बाय रेफरिंग द सिंकिंग फंड फैक्टर्स डिपेंडिंग upon the interest rate on the investment and the number of the years which is the investment are made। अभी कह रहा है कि एक एप्रोप्रिएट अमाउंट डाल दें, इसमें इंटरेस्ट फैक्टर का भी ध्यान रखा होगा। इंटरेस्ट फैक्टर ये कि आज प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी उस 10 लाख रुपए के लिए, हर साल 2-2 लाख रुपए करने, तो एक्चुअल में 2 लाख रुपए निकालने की जरूरत नहीं है। पहले साल अपन ने जैसे मान लो 1 लाख, मैं कहता हूँ मान लेते हैं 170 निकाले वैल्यू के हिसाब से, अगले साल उसका 10% ब्याज देता है तो कितना हो जाएगा? 17,000। फिर हम 170 निकाल लेंगे तो सेकेंड ईयर में कितना जमा कराएंगे? 1,87,000 रुपये। तो इस तरह से टोटल कर के देखो, एक बार कैलकुलेटर पे चलता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो सपोज करो मैंने पहले साल 1,70,000 निकाला, तो पहले साल के एंड में तो मुझे इंटरेस्ट मिला नहीं, ये मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगले साल
170 मेरा जितना सिंकिंग फंड निकाला मैंने उतना बैलेंस बोल रहा होगा और उतना मैंने इन्वेस्टमेंट पे कर दिया। अगले साल मेरे पास ब्याज आया, मान लेते हैं सिक्योरिटी पे 10% का इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट कितना आया? 17,000। फिर मैंने निकाले इस साल कितने, हर साल फिक्स निकाल रहे 170। तो इस बार जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो कितना करेगा? 170 इस बार निकाले प्लस 17,000। तो अब क्या कितना हो गया? 1,87,000। अब मैं 187 इन्वेस्टमेंट करूँगा तो दूसरे साल में बैलेंस कितना हो गया? 187 अभी का और 170 पहले का। इसका मतलब कितना हो गया? 3,57,000। अब तीसरे साल के एंड में पास जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 10%, इसका 35,700 प्लस 3,57,000 10% हो गया, प्लस मैं इसमें निकालूंगा 1,70,000 रुपये इस साल के। तो इस बार मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कितना करूंगा? वो कह रहा है इस बार आप 2,05,700 इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह से एक टेक्निकल टर्म चलेगी, प्रैक्टिकल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये था इसके अंदर इंटरेस्ट वाली बात पे। डिपेंडेंट में तो इंटरेस्ट रेट हो गया था ये। उसके बाद कह रहा है सिंकिंग फंड फैक्टर्स द आर रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये वो आर वही है जो बता रहा हूँ। रेट ऑफ द इंटरेस्ट द नंबर ऑफ द ईयर्स विल बी द रेसिपिकल ऑफ द फ्यूचर्स, द वैल्यू ऑफ द फैक्टर एन्युटी, मतलब एन्युटी मेथड है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, 1 रुपये की वैल्यू है। अब ये FBIF कुछ नहीं है ये, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन में तुम्हारे को रेट दी होगी कि 1 रुपये की वर्तमान वैल्यू इतनी है और उसके आधार पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पर टेक्निकल टर्म नहीं, इस तरह का फॉर्मूला कभी पूछे नहीं जाते अपने से। देन ये अपने पास था, देन डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड अकाउंट विल बी credited every year so and ensure that sufficient amount of the accumulated of the this account before the debenture redemptions take place। तो ये कह रहा है कि हर साल हम एक डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट अपने पास बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब जो अपने पास डिविजिबल प्रॉफिट होंगे तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। अब ये देखिए कहाँ चले गए। It is to be noticed that debenture redemption sinking fund will be serve the purpose of the debenture redemption is the required by the law, कि इसका मतलब ये है कि इसलिए इसका पैसा हम उसी लिए यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए, अदर यूज नहीं हुआ। Therefore the purpose of the amount transferred to the debenture sinking fund will be treat as same as the debenture redemption reserves, मतलब DRR ही है एक तरह से, debenture redemption reserve है, उसको कहीं और ट्रांसफर नहीं करेंगे। Therefore the appropriate amount is transferred to debenture redemption reserve account इंस्टीड द डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड टू मीट द स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे हमने ये किया तो हमारे एक तरह से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वाली जो स्टेचुअरी वैधानिक पूर्ति है वो हो चुकी है। द एंट्रीज रिगार्डिंग कैन बी द कैटेगरीज इनटू द 3 ग्रुप्स। नंबर 1 एंट्रीज ऑफ द एट द एंड ऑफ द पर ईयर, द एंट्रीज रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ द डिबेंचर्स पेमेंट इंटरेस्ट द अमोर्टाइजेशन द डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स द हैवली ऑलरेडी बीन द डिस्कस इन द अर्लियर सेक्शन, पहले बता चुका हूँ इसके बारे में मैं आपको, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। द अदर रिलेटेड एंट्रीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज द फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट, एंट्री होगी अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ द डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट विद इन अकाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सेट असेट्स अबव द डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक, कि जितना पैसा होगा उतना ही हम डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे टू बैंक में। फिर इस तरह होगा अपने पास सेकंड एंट्रीज एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर्स, इन द सेकंड ईयर सब्सिक्वेंट द कंपनी विल बी स्टार्ट द रिसीविंग द इंटरेस्ट। ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कर दिया और डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया क्योंकि उसकी फॉर्मूलेशन उधर पूरी हो जाती है। तो कह रहा है विच बी ट्रांसफर टू द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स इन द सेकंड ईयर्स द कंपनी विल द स्टार्ट द रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस ईयर्स इन्वेस्टमेंट इज विच विल द ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स डिबेंचर सिंकिंग फंड ही है, यहाँ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से कर रहा है। ये वो वाला DRR नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था कि डिबेंचर सिंकिंग फंड भी ट्रीट ऐसे था और डिबेंचर रिडेम्पशन की पूरी पूर्ति हो जाती है। उस तो कह रहा है कि जो हमारे पास बैलेंस आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उसको हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो एंट्री क्या करेंगे, जब भी पैसा आएगा तो पैसा आएगा अपने पास, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट क्रेडिट है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एंट्री यही होती है जनरली, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जो आया ये कह रहा है कि आप डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड, यहाँ कह रहा है रिजर्व्स के लिए वही डिबेंचर रिजर्व्स मतलब डिबेंचर सिंकिंग फंड में। तो एंट्री होगी अपने पास, सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। या सिंपल वर्ड में मैं आपसे कहूँ तो 2 एंट्री किया हमने जब भी इंटरेस्ट मिला। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। इन दोनों के बजाय अगर एक कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग
फंड अकाउंट या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। उससे क्या होगा, वो इंटरेस्ट का अकाउंट ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, नरेशन से मालूम चलेगा कि वो इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू डिवेंचर सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये देखिए ये भी वही कर रहा है, ये अपने को दे रखा है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। फॉर रिसीविंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये वही है, डिवेंचर सिंकिंग फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देन फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रांसफर टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट का नाम है, मैंने उसको इंटरेस्ट बोला था, वही है। देखो मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो देखिए, एक बार ये इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है और एक बार ये वाला इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है। तो बचा क्या मेरे पास कि बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास क्या हो गया, टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। एक सेकेंड, ये देखिए ये वाला हो गया। तो हम एक एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। ये डिवेंचर रिडेम्पशन वही है, डिवेंचर सिंकिंग फंड भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो मतलब इंटरेस्ट को बार बार नहीं करने से हम सीधी एक एंट्री भेजते हैं। 2 करो बहुत अच्छी बात है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर उसको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड अकाउंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। या सिंपल वर्ड में एक एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे नरेशन में इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू डिवेंचर सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसके बाद कह रहा है हर साल हम जो पैसा निकालेंगे ये वही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सेम अमाउंट निकलेगा। और अब जो पैसा हमारे पास डिवेंचर सिंकिंग फंड में जमा करेंगे तो डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उन दोनों का टोटल जमा करेंगे। देखिए कितनी बातें सीखी अपन ने, 4-5 बातें सीखी। पहली बात, पहले साल के एंड में हम क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। अब मैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ही बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इस PDF में डिवेंचर सिंकिंग फंड की जगह डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लिखा है। तो कह रहा है पहले साल जो पैसा निकालेंगे वो ये वाला निकालेंगे आप, ये पैसा निकलेगा ये वाला। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्योंकि पहले साल हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा इसलिए हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब पहले साल के बाद हर साल के एंड में जब तक कि रिडेम्पशन वाला साल मेरे पास नहीं आ जाता, तो उसके बाद क्या आएगा, ब्याज आएगा। ब्याज आने के लिए मैंने आपको एक ही एंट्री बता दी है इंटरेस्ट आने की, कि आप कंपोजिट एक ही एंट्री कीजिए कि बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, दूसरी एंट्री आपको करनी नहीं। उसके बाद पैसा फंड ट्रांसफ़र करोगे तो पैसा आ गया। फिर सेकेंड ईयर में फिर पैसा निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये वाला। उसके बाद इन दोनों का कंबाइंड, ये जो इंटरेस्ट आया, ये जो सॉरी चेंज कैसे हो गया, अब देखिए एक तो ये पैसा, एक तो ये मेरे पास पैसा इंटरेस्ट का आया, दूसरा मेरे पास क्या कह रहा है जो मैंने पैसा निकाला ये 2। तो इन दोनों का 1+2 का जो अमाउंट होगा वो मैं उसे एंटर करूँगा डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख लो या बड़ा लिखो तो डिवेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री इसके अंदर यहाँ पे हम करेंगे। देखिए अब उसका थर्ड ईयर ऑफ रिडेम्पशन हमेशा मतलब जब भी है जब तक चलती रहेगी। ये देखिए फिर एंट्री वही कॉमन होगी, उसी तरह से ये वाली एंट्री हो रही है, फिर ये हो रहा है अपने पास वापस। फिर इसके बाद कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जब अपने पास लास्ट में होगा, जब लास्ट में होगा अपने पास तो हम क्या करेंगे, उसको पहली एंट्री इंटरेस्ट प्राप्त होने की एंट्री वो ये कर देंगे। मैं वापस रेड पे कर देता हूँ ये कि पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसने अब की बार फिर दूसरी बार इंटरेस्ट को हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तो ये दोनों की हमने एक एंट्री कर दी थी, ये करेंगे। लास्ट ईयर की बता रहा हूँ मैं, हर साल तक तो होती रहेगी ऊपर की वो। उसके बाद पैसा अरेंज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। लेकिन लास्ट ईयर में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब लास्ट ईयर में जब रिडेम्पशन कर रहे हैं, रिडेम्पशन वाले ईयर के अंदर जब रिडीम कर रहे हैं तो हमारे को पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो ये फंड बनाने का पर्पज ही यही था कि जब भी हमारे को पैसे की ज़रूरत होगी
तो हम बेच देंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट जो किया था। तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो हर साल जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो सॉरी इन्वेस्टमेंट बेचने पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेचेगा तो अपने पास हो जाएगा अपने पास फॉर सेल ऑफ द डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट नोटेड देन द गेन ऑफ द लॉस। अब इसमें देखो 2-3 स्थिति होती है, मैं आपको बताऊँ इसमें तो क्या दे रखा है। पहली स्थिति होती है हमारे पास पैसा हमने बुक वैल्यू पे बेच दिया इन्वेस्टमेंट को, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस। मान लेते हैं मेरे बुक्स में डिबेंचर सिंकिंग फंड वाला जो इन्वेस्टमेंट है, तो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बोल रहा है मान लो 5 लाख रुपये, 5 लाख में बेच दिया तो एंटर की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, लॉस हुआ ही नहीं। दूसरी स्थिति होती है मैंने प्रॉफिट में बेच दिया, तो प्रॉफिट में बेचेंगे वो पहले कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर्स रिडेम्पशन फंड के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन कर देंगे। तो एंटर की बैंक मान लो 5 लाख की चीज़ को मैं 6 लाख में बेच देता हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपये टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 लाख रुपये, इन्वेस्टमेंट का काम खत्म हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे अपने पास टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट या टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपये से, तो उसका रिजर्व का बैलेंस मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा बोलने लग जाएगा। और मान लो अगर मैं कह दूँ कि अगर लॉस में बेच दिया कि 5 लाख की चीज़ मैंने 4,80,000 में बेच दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 रुपये, लॉस से सीधा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को या डिबेंचर सिंकिंग फंड को डेबिट कर दो। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 रुपये, डिबेंचर सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू इंटरेस्ट डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 लाख रुपये। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड है, ये दे रखी है सारी, ये देख लेना आप। तो इसको मतलब ये होता है लास्ट में फिर जब डिबेंचर का टाइम आएगा रिडेम्पशन करने का, तो वही होती है जो एंट्री जो पहले कर दी। देखिए डिबेंचर का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर होल्डर में, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे, डिबेंचर्स अगर प्रीमियम पे होता है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जैसी भी स्थिति होती है इन दोनों में से वो। उसके बाद पैसा चुकाएंगे डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जैसे ही मैंने चुका दिया पैसा तो जो भी मेरे पास बैलेंस डिबेंचर सिंकिंग फंड में, अगर मैंने फंड से एंट्री किया तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लिखा है तो बैलेंस बोल रहा है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व के अकाउंट, तो एंट्री जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन जनरल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर मैंने आपको क्यों बोला जनरल रिजर्व जो बैलेंस बचेगा, क्योंकि जैसे मान लो अगर सब कुछ सही रहता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचते हैं तो 10 लाख है तो 10 लाख ही रुपये होंगे मेरे पास। लेकिन मान लो इन्वेस्टमेंट को आपने 1 लाख रुपये प्रॉफिट में बेच दिया तो डिबेंचर रिडेम्पशन में ट्रांसफर कराया तो प्रॉफिट तो 11 लाख बोल रहा होगा। इवन लॉस में अगर मैं करूँ 9,80,000 में बेचा 20,000 का लॉस हुआ तो 980 बोल रहा होगा। तो जो भी बैलेंस मेरे पास बोल रहा होगा उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये चीज़ हमने आज के वीडियो में सीखी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आएगा, मैं जानता हूँ टिपिकल हो गया है, लेकिन आपको बुक्स में थ्योरी पढ़नी है, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल में अपने को अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।